तो मैंने आपको वैक्स समझा दिया, वैक्स क्या होता है। अब वैक्स के कुछ एग्जांपल हैं। अच्छा, वैक्स के बारे में एक खास बात तो मैं बताने भूल गया। तो वैक्स के बारे में पहली बात तो क्या, पहला पॉइंट आप इसके बारे में क्या बोलोगे, वैक्स मोनो एस्टर तो है, मोनो एस्टर तो है, बट नोट मोनोग्लिसराइड। नोट्स में इसको मोनोग्लिसराइड लिख रखा है, मोनोग्लिसराइड। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो खास बन जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, वैक्स के पास हैव अल्कोहल, अल्कोहल तो है बट नॉट ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल अल्कोहल नहीं है। तो वो अल्कोहल कौन है, कुछ नहीं, उसको आप सिंपली क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी HYDROXY, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल नहीं है। अगला बात पता है बच्चों, ये जो मोनोस्टर है ना, तो बताओ वैक्स फाइनली किस चीज से बना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्स फाइनली किस चीज से बना है, तो बोलोगे सर ये मोनोस्टर है ना, तो इसमें फैटी एसिड तो होगा ही, हाँ भाई सही बात है, और एक अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। तो बताओ इस फैटी एसिड में R ग्रुप है कि नहीं है ना जी, और COH ग्रुप भी है कि नहीं है ना। चलो नवीन बताओ, इस R और COH में कौन वाटर रिपेलिंग होगा, कौन वाटर रिपेलिंग होगा, नवीन। क्या हुआ नवीन, नवीन का नेटवर्क स्लो जा रहा है। कौन वाटर रिपेलिंग होगा R और COH में से, तुमको आंसर नहीं आ रहा है या फिर माइक ऑन नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा ईरान तुम बताओ, R और COH में से कौन वाटर रिपेलिंग होगा, R, आर ग्रुप। R ग्रुप वाटर रिपेलिंग होगा, मतलब ये हाइड्रोफोबिक होगा। एक बात पता है, जो फैटी एसिड वैक्स में पाए जाते हैं ना, ये फैटी एसिड जो वैक्स में पाए जाते हैं, उसके जो ये R ग्रुप है, काफी लॉन्ग चेन होता है, काफी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग चेन होता है। अब पता है आपको, जितना लंबा आर होगा उतना ज्यादा वाटर रिपेलिंग नेचर होगा, इसीलिए सारे लिपिड में से वैक्स जो होता है सबसे ज्यादा वाटर रिपेलेंट होता है। कहीं पे भी आप देखे होंगे, कहीं पे भी अगर वाटर रिपेलिंग नेचर का कोई भी चीज लगाना है, वैक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्योंकि उसमें जो वैक्स में जो फैटी एसिड है, उसका जो आर ग्रुप है वो वेरी लॉन्ग चेन वाला आर ग्रुप है, और इसी वजह से वो वैक्स जो है, इस वेरी लॉन्ग आर चेन ग्रुप, आर ग्रुप की वजह से वैक्स जो है सबसे ज्यादा वाटर रिपेलेंट वैक्स कहलाया जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई, हाथ खड़ा कीजिए। क्यों वैक्स सबसे ज्यादा वाटर रिपेलेंट है, सभी को बात क्लियर हो गई, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए अगला, अब हम देख रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम वैक्सेस। कुछ वैक्स के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा है हेक्साकोसाइल पामीटेट, ये वैक्स का नाम है और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें जो वैक्स मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग बी वैक्स, बी वैक्स, उसमें यही होता है हेक्साकोटाइल पामीटेट, ये कॉमनली नोन एज बी वैक्स। पैराफिन वैक्स, जिससे मोमबत्ती बनता है ना, मोमबत्ती, मोम जिसको बोलते हो, मोमबत्ती जलाते हो, इसलिए इसको, वो पैराफिन वैक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम वैक्स। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम वैक्स। आपसे सोर्स कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि हेक्साकोटाइल पामीटेट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ से आके बने, कौन कौन से प्लांट से, कोई नहीं पूछेगा। बस ये याद रखिए कौन सा वैक्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सेरुमेन, ये ईयर वैक्स है, आपके जो ईयर अभी में, कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं सुनाई दिया, आपको बहुत देर से सुनाई नहीं दे रहा होगा नवीन। नहीं सर, अभी अभी तुरंत सर, अभी जो पैराफिन वैक्स की बात बोल रहे थे। चलिए, ये पैराफिन वैक्स जो है ये पेट्रोलियम वैक्स है, इसको जलाया जाता है, ठीक है, इसको मोमबत्ती के तौर पे यूज किया जाता है, कई जगह आप देखे होंगे। अगला है सेरुमेन वैक्स। सेरुमेन वैक्स जो कान का गुज्जू होता है ना, उसमें, अब वो गुज्जू क्या है, मतलब कि कान के एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको ईयर वैक्स कहते हैं। वो कहाँ से सिक्रेट होता है, आपके ईयर में पढ़ा दूंगा मैं, वहां पे कुछ सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, तो वो सिक्रीट करता है
जो ईयर वैक्स है वो वहीं से सिक्रेट होता है सेरुमेन का। वैक्स डी, यहाँ पे डी का मतलब है डिजीज काउजिंग एजेंट। ये वैक्स डी कुछ डिजीज काउज कराता है। वो कौन डिजीज है? एक तो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है वो होता है सर, हाँ ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। और एक और डिजीज ये काउज करा देता है जिसका नाम है लेप्रेसी, लेप्रेसी, ROCY, लेप्रेसी, LEPROCY, ठीक है। और ये कैरेनाबो वैक्स कहाँ मिलता है? अच्छा, कितने लोग ऐसे पत्ती को देखे हैं? खास करके मैं एग्जांपल बताऊं, पेचका का पत्ता कहते हैं, इस टाइप का होता है, कितने लोग देखे हैं? एकदम बड़ा बड़ा सा पत्ता होता है, इसका कचरी भी बनता है, इसका कचरी बनता है, लोग खाते हैं इसका कचरी बना के। कितने लोग देखे? हाथ खड़ा कीजिए। हम लोग की तरफ तो इसको पेचका बोलते हैं, पता नहीं आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं। कभी गौर कियो, इसके ऊपर अगर आप पानी डालते हो तो पानी एक जगह जाकर जमा हो जाता है, कभी गौर कियो? पानी, या फिर अगर पानी उसके ऊपर डालोगे तो पानी एकदम फ्लोट हो जाएगा एक जगह। पता है क्यों? वो जो उसके ऊपर लीफ के सरफेस के ऊपर जो है ना, ये जो लीफ है इसके पूरे सरफेस पर ये वैक्स जो है, जिस वैक्स का नाम है ये कैरेनाबाउ वैक्स, वो डिपॉजिटेड है। मतलब लीफ पर तो होता ही है, इसके साथ साथ कुछ स्टेम भी ऐसे होते हैं जिस पर ये डिपॉजिट होता है। तो ये है आपका कैरेनाबा वैक्स जो लीफ और स्टेम पर डिपॉजिट होते हैं। खास करके ये मैक्सिमम कहां प्रेजेंट होता है? जो जीरोफिटिक लीफ होते हैं ना, जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक लीफ जो होते हैं ना, वहां पर ये डिपॉजिट होता है। बताता हूँ वहां क्यों डिपॉजिट होता है। आपको जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एस्टोमेटा पाए जाते हैं, जहां से वाटर लॉस हो सकता है। ठीक है, वाटर लॉस हो सकता है। लेकिन जो जीरोफिटिक प्लांट है उनको वाटर कम लॉस करता है, तो वो अपने लीफ की पूरी सरफेस पर मैक्सिमम जगह वो क्या करते हैं, ये वैक्स को डिपॉजिट करा लेते हैं। ठीक है, जब लीफ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ताकि वाटर कम से कम लॉस हो, बहुत मिनिमम लॉस हो। तो वहां पर लीफ पर मैक्सिमम पाया जाता है। ये कैरेनाबाउ वैक्स जो है, ये मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? जीरोफिटिक लीफ पर पाया जाता है। कुछ नहीं, आपको मैंने समझा भले दिया है, आपको ये चारों पांचों एग्जांपल याद रखने हैं। खास करके इंपॉर्टेंट तो ये है, हेक्साकोटाइल पामीटर बी वैक्स है, पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम वैक्स होता है, सेरुमेन ईयर वैक्स होता है, ये तो पता भी होगा आपको। वैक्स डी कुछ डिजीज काउज कराते हैं जैसे लेप्रेसी और ट्यूबरकुलोसिस, और कैरेनाबाउ वैक्स जो है लीफ स्टेम वगैरह पर मिलते हैं। ठीक है, ब्रांचेज वगैरह पे भी मिलते हैं प्लांट के अंदर। क्या ये वैक्स सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए, कुछ फ्रूट पे भी तो आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ फ्रूट पे भी देखने को मिलेगा। फ्रूट की जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग, उसके ऊपर भी ये वैक्स डिपॉजिटेड होता है। ठीक है, तो ये था आपका वैक्स। सभी को बात क्लियर हो गया? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। वैक्स के बारे में सभी को सब कुछ क्लियर? मोनू अभी भी लैग हो रहा है क्या? सर बीच बीच में हो रहा है। हाँ, बीच बीच में जब होता है मुझे भी पता चलता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं रिपीट कर तो देता हूँ। एक दो दिन और दिक्कत झेलिए ना, मैं पटना आ जाऊंगा, फिर ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, देखते हैं, मुश्किल से मोबाइल से कल दूसरे का जियो का सिम लिए हैं, किसी दूसरे बच्चे का जियो का सिम उठा के ले आए, उसमें रिचार्ज की है। क्या मेरा वोडाफोन एयरटेल तो फेल हो गया, आज दूसरे का जियो वाले सिम में हम खुद से रिचार्ज कर लिए, और उसको बोले एक सप्ताह के लिए हमको सिम दे दो। अब उसका देखते हैं, आज थोड़ा बहुत काम कर रहा है, क्लास चल रहा है, फर्स्ट तो रहा है लेकिन क्लास चल रहा है। कल तो मेरे मोबाइल से क्लासे नहीं चल रहा था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए? लिपिड के बारे में कुछ और स्पेशल पॉइंट है वो मैं बता दूं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, आप ये चाहे तो, जहां हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड पढ़े थे ना, नॉन पोलर होता है, सॉल्वेंट फलाने में होता है, ढिकाने में होता है, चाहे तो आप वहां नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, पहला पॉइंट कि लिपिड जो है, आपको पता है कि लिपिड जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का मेनली बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें
अगर आप इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखोगे किसी भी लिपिड में उठा के, तो आपको रेशियो मिलेगा 2:1। क्या मिलेगा? 2:1। ये अपने आप में क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ये अपने आप में इंडिकेट करता है लिपिड इज हाईली reduced organic compound and less oxidized ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात मैं जब आपको सेल रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब भी याद दिलाऊंगा कि लिपिड सबसे ज्यादा हाईली रेड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन कम है तो लेस ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो हाईली रेड्यूस्ड कंपाउंड है। ठीक है, इसीलिए तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड मैक्सिमम amount of O2 is required. O2 is required externally. ये लाइन जो अभी मैंने लाल वाली लिखी है, इसका मतलब अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं। प्लांट फिजियोलॉजी में जब मैं सेल रेस्पिरेशन आपको पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें लास्ट जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो O2 होता है। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलने से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से ही हाइड्रोजन बनता है, तो जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसके हाइड्रोजन को छीनने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उतना ज्यादा O2 की जरूरत पड़ेगी। और आप देख पा रहे हैं कि इस लिपिड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बहुत कम है, खुद का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तो बाहर से ज्यादा O2 दे देकर उसके सारे हाइड्रोजन को छीन छीन के ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। कैसे होता है पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत डिटेल मैकेनिज्म। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि लिपिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर रेशियो देखी जाए तो रेशियो आता है 2:1। इसका मतलब ये लिपिड जो है हाईली रेड्यूस्ड कंपाउंड है, लेस ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इसके ऑक्सीडेशन के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड है एक्सटर्नली। क्या बात सभी को क्लियर है? पहला पॉइंट स्पेशल जल्दी बोलिए। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं, लिपिड स्टोर्स इन एनिमल में कहा ये स्टोर हो जाता है? बिलो स्किन के नीचे जाके स्टोर हो जाता है, एंड एक्ट एज रिजर्वायर। मैंने कहा ना, आप 10 दिन खाना नहीं खाओगे ना तो अगर आप मोटे तो पतले होने लग जाओगे। पता है क्यों? आपके स्किन के नीचे जो फैट वेट जमा है ना वो टूटने लगेगा, एनर्जी देने के लिए, एनर्जी पर्पज से वो टूटने लगेगा। तो आपके स्किन के अंदर ये लिपिड जो स्किन के जो अंदर वाला लेयर है उसके अंदर जाके उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, बीनीथ द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन फैट डिपॉजिट होने लगती है, फैट की लेयर डिपॉजिट होने लगती है। तो ये एक तरीके से रिजर्वायर का काम कर रहा है। कल को अगर आप 10 दिन 15 दिन खाना नहीं खाओगे तो जितना ज्यादा लिपिड रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि आप जो है वो तोड़ तोड़ के जो है आप सर्वाइव कर पाओ। लेकिन देखिए लिपिड के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, कीटोन बॉडी बनता है, वो फिर एक नुकसानदेह प्रोसेस है। तो ज्यादा लिपिड स्टोरेज भी सही नहीं है। लेकिन एक पॉइंट मैंने बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट लीजिए, 1 2 3 क्लिक। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बोलोगे ये पॉइंट तो बता चुके हैं, मुझे पता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। सो लिपिड, सर हाँ सर बोले कि जो मोटा आदमी 10 दिन खाना नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा, जो पतला आदमी उसका क्या होगा? मर जाएगा। वो तो उसका एक सप्ताह में खेला समाप्त है। ठीक है, बता देंगे सेल रेस्पिरेशन में। लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बता देंगे वहां। लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सो कंडेंस्ड एट वन प्लेस।
व्हेन लिपिड प्लेस्ड इन वाटर। कितने लोग पानी में तेल डाल के देखो, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो। पानी में तेल डाल के कितने लोग देखो? पानी में तेल एक जगह जमा हो जाता है या फैल जाता है, जैसे चीनी घुल जाता है? कितनों को लगता है पानी में तेल घुल जाता है जैसे चीनी घुल जाता है? कितनों को ऐसा लगता है? कितनों को ऐसा लगता है पानी में जब तेल डालते हैं वो तो एक जगह जाके जमा हो जाता है, चाहे तेल हो या घी हो, बटर हो, डालडा, कुछ भी हो? सही लगता है। इसका कारण क्या है? लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है, वो एक जगह जाके कॉर्नर में जमा हो जाता है, मतलब एकदम ढेर बन जाता है। लेकिन जब आप चीनी डालोगे, नमक डालोगे या कोई ऐसा प्रोटीन ऐसी चीज डालोगे तो वो पानी में बेटरली डिजोल्व हो जाएगा। तो अगर वो पानी में बेटरली डिजोल्व हो जाएगा तो बताओ वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा कि नहीं कार्बोहाइड्रेट से, जो शुगर था, या प्रोटीन है तो प्रोटीन भी डिजोल्व होता है वो सारा, तो वो भी ऑक्यूपाई कर लेगा पूरा स्पेस। इसका मतलब अगर आपको फूड रिजर्वायर के नाम पर कोई चीज स्टोर करना है तो बेटर क्या होगा? जो कम जगह में स्टोर हो जाए, ये जो ज्यादा जगह में स्टोर हो जाए। किनको लगता है कि कोई भी चीज स्टोरेज में वो ज्यादा बढ़िया चीज है जो ज्यादा जगह ले स्टोरेज के लिए? किनको ऐसा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। किनको ऐसा लगता है कि स्टोरेज में वो सब्सटेंस बढ़िया है जिसको जो जगह ज्यादा ले? अच्छा, किनको ऐसा लगता है कि स्टोरेज में वो सब्सटेंस बढ़िया है जो जगह कम ले और ज्यादा स्टोर हो जाए? सभी को सही लग रहा है, और लिपिड उसमें से एक है। मैंने कहा ना, आपको अगर बॉडी में स्टोर करना है कोई भी फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में से, तो मोस्ट प्रीफर्ड जो है, मोस्ट प्रीफर्ड फूड कौन है? लिपिड है। क्यों भाई? क्योंकि वाटर में इंसोल्यूबल है, लिखा है मैंने, लिपिड इज इंसोल्यूबल इन वाटर, सो कंडेंस्ड एट वन प्लेस व्हेन लिपिड प्लेस्ड इन वाटर। तो आपको पता है कि आपके बॉडी में जो भी फूड वगैरह स्टोर होता है सेल्स में ही तो स्टोर होता है ना, सेल्स में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। तो ज्यादा मोस्ट प्रीफर्ड जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड के बारे में बात कर रहे हैं, वो लिपिड है। so that lipid is most preferred organic compound for storage। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक लाइन अभी समझाऊंगा, लेकिन ये बात आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा। समझाऊंगा सेल रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझाता हूं कि चूंकि लिपिड हाईली रेड्यूस्ड है, हाईली रेड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए लिपिड विल बी ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा ये, देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इससे क्या होगा भाई? अगर कोई भी कंपाउंड ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा देन मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। कैसे? ये बात मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, ये सेल रेस्पिरेशन में समझाएंगे, अभी समझाने का मतलब ही नहीं बनता। मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सो लिपिड provides maximum energy on its oxidation as compared with other organic compound per unit अमाउंट। क्या सभी लोग समझ गए? एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल। मान ले जाए आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास 1 ग्राम लिपिड है, और आपके पास 1 ग्राम प्रोटीन है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है
अप्रोक्सीमेटली 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। जब 1 ग्राम लिपिड, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है इशू, 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेट इशू आ गया था। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 मतलब कि ब्रेक होता है तो वो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब 1 ग्राम लिपिड ब्रेक होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं जब 1 ग्राम प्रोटीन ब्रेक होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 5.6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बताइए, इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में से ब्रेक होने पर यूनिट ग्राम में मैक्सिमम एनर्जी कौन दे रहा है? आंसर इज लिपिड। अरे बोलिए, एनसीईआरटी में आपकी एक लाइन लिखी है कहीं पर भी, कोई भी अदर चैप्टर में, कि लिपिड के ब्रेकडाउन पे, डायरेक्शन में लिखा है ऐसा, लिपिड के ब्रेकडाउन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रोक्सीमेटली डबल होती है एज कंपेयर्ड विथ एनर्जी रिलीज्ड बाय पर यूनिट ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो ना, 4 दूनी 8, अप्रोक्सीमेटली डबल से भी अधिक है कि नहीं है? ये 4.2 कोई लोग बताते हैं, कोई बताते हैं 4.5, एग्जैक्ट 4.5 के आसपास होता है। तो अप्रोक्सीमेटली डबल या डबल से भी ज्यादा है कि नहीं है? तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना एनर्जी देती है? आंसर रहेगा डबल, एक रहेगा मोर देन डबल, तो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा मोर देन डबल। अप्रोक्सीमेटली डबल से भी अधिक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है लिपिड जब 1 ग्राम टूटती है। अब ये सब कैसे निकालते हैं? तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये सब एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये सब आपको थर्मोकेमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज का कंबसन O2 के प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, सब बात थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैसे निकालते हैं एनर्जी। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो इतना एनर्जी मिलेगा, 1 ग्राम लिपिड टूटेगा तो इतना एनर्जी मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन टूटेगा तो इतना एनर्जी मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जितना एनर्जी मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? कैलोरीफिक वैल्यू। ये बात मैं डायरेक्शन में भी बता दूंगा। ये कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है ऑर्गेनिक फूड की, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन है। तो क्या सभी को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? क्योंकि लिपिड सबसे ज्यादा हाईली रेड्यूस्ड है, तो जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि हाईली रेड्यूस्ड है तो ऑक्सीडेशन भी खूब होगा उसका। और ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, कैसे होती है मैं सेलस फैशन में समझाऊंगा। तो अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेगी। और कितना रिलीज करेगी? तो 1 ग्राम लिपिड लगभग 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर देगी। और ये लगभग कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग डबल है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी ले लिए सर। चलिए, अब ये जो स्पेशल पॉइंट मैंने अभी बताया, ये वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये सारा स्पेशल पॉइंट आपके नोट्स में बिखरा पड़ा दिया हुआ है। आप क्या करोगे? एक पेज लोगे, एक पेज लोगे, व्हाइट पेज या जो भी रूलिंग पेज है, उस पेज पे सारा स्पेशल पॉइंट लिख लोगे, सारा स्पेशल पॉइंट लिख लोगे और उस पेज को पेस्ट कर दोगे। कहाँ पे? जो लोग फाउंडेशन वाले हैं वो तो नोट्स ही बना रहे होंगे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टारगेट वाले को बता रहा हूँ या 12th वाले को। वो ये पेज कहाँ पे पेस्ट कर दोगे? जहां आपके नोट्स में लिपिड लिखा है ना, लिपिड हेडिंग, उसके नीचे जो 2-3 लाइन उसका प्रॉपर्टी के बारे में मैंने लिखा है, नॉन पोलर है, सॉल्वेंट है, किसमें सॉल्युबल होगा, फलाना ढिकाना, वहीं पर आप ये पेज पेस्ट कर देना। और उसके बाद हेडिंग डलेगा क्या, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको नोट्स स्लाइड पर लाके अच्छे से समझा भी दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, या फिर अभी आप पहले नेक्स्ट क्लास में ये पेज पे पॉइंट लिख के रख लेना, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे उसको पेस्ट करना है। क्या सभी लोग वो दोनों डाटा जो मैंने बताया था केमिकल एनालिसिस में, एनसीईआरटी वाला डाटा, सभी लोग पेज पे लिख लिए हैं? दोनों डाटा एनसीईआरटी का टेबल, हाथ खड़ा कीजिए। जो जो लिख लिए वो हाथ खड़ा कीजिए। जो क्लास नहीं किए थे उनके लिए कोई बात नहीं है, जो क्लास किए थे लाइव क्लास केमिकल एनालिसिस में, सिद्धार्थ यादव, आप पढ़ाई नहीं करते हैं मन से? आप पढ़ाई नहीं करते हैं सिद्धार्थ यादव? कंप्लेन करूंगा गार्जियन को, पढ़ाई कीजिए नहीं तो कंप्लेन करेंगे गार्जियन को। रिभा क्यों नहीं किए तुम? अच्छा, रिभा तो डाटा बना के भेज भी दी थी, रिभा और नवीन का केवल आया डाटा। चलिए, तो वो ये तीनों डाटा आप
जो है लिख के रखिए, नहीं लिखे हैं तो लिख के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम नोट्स को स्लाइड पे लाके आपको समझा देंगे वो डाटा कहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए अब जाके हमारा सिंपल लिपिड भी खत्म हो गया और लिपिड के जो स्पेशल पॉइंट्स कुछ छूटे हुए थे, क्योंकि वो मुझे पहले ही बताना चाहिए था, सिंपल लिपिड के पहले ही स्किप हो गया, तो मैंने सोचा कि पहले सिंपल लिपिड खत्म कर देते हैं तभी समझाएं। ठीक है, तो सिंपल लिपिड खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, कॉन्जुगेटेड लिपिड। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड। इस मीटिंग का 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में हो नहीं पाएगा कॉन्जुगेटेड लिपिड। मैं जस्ट नया मीटिंग क्रिएट करता हूँ और नए मीटिंग में बताते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। यहां तक स्पेशल पॉइंट या सिंपल लिपिड में अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलना, अगर डाउट होगा तो बोल देना जल्दी जल्दी। अभिषेक को डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। शिवानंद? नो सर। ईरान? नो सर। ज्योति? नो। नवीन? नवीन? निशा? रिभा? रिभा? नो सर। सिद्धार्थ? मोनू? नो सर। मोनू? नो सर। निधि? चलिए किसी का डाउट नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कंजुगेटेड लिपिड। नए मीटिंग में मिलते हैं और कंजुगेटेड लिपिड पढ़ के खत्म कर ही लेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आज हम लिपिड खत्म कर ही दें, चाहे 10-15 मिनट क्लास अधिक क्यों ना खिंचा जाए, कर ही देंगे लिपिड खत्म, ताकि कल हम प्रोटीन पढ़ें। ठीक है, क्योंकि पुराने बच्चों का टेस्ट भी है। आपका टेस्ट का डेट क्या रखा गया, 5 जुलाई ना? टेस्ट का डेट क्या है, 5 जुलाई या 6 जुलाई? मुझे याद 6 नहीं। जुलाई 6 जुलाई 6 जुलाई, सॉरी 6 जुलाई। ठीक 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 ठीक, आज हो गया 4 है ना, आज 4 हो गया। हाँ, कल हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो नए बच्चों को पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, 6 जुलाई को नए बच्चे जो अभी जुड़े हैं बायोमोलिक्यूल से, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूं स्पेसिफिकली, सिद्धार्थ, मोनू, निशा, ज्योति, इन चारों बच्चों को ये टेस्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि सेल का टेस्ट है, सेल मैंने पढ़ाया था। रिभा, तुमको ये टेस्ट देना है क्योंकि तुमको मैंने बैकअप करा दिया है सेल का। अब जो नए बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको मैं सेल का बैकअप कराऊंगा। मुझे पटना आने दीजिए, मैं एक एक करके कॉल पे सभी बच्चे से बात करूंगा कि आपका सेल का बैकअप कैसे होगा। अभी थोड़ा मुझे पटना आने दीजिए, तब मैं यहाँ बात करते करते मेरा नेटवर्क चला जाता है, ये हाल है। ठीक है, क्लास लेना तो बहुत मुश्किल का काम हो रहा है मेरे लिए। तो मैं आऊंगा, तो ये 4 बच्चे जिनका मैंने नाम लिया, फिर से बोल रहा हूँ, रिभा है, सॉरी रिभा नहीं, ज्योति है, निशा है, मोनू है और सिद्धार्थ है। इन चारों को ये टेस्ट नहीं देना है 6 जुलाई को। आप लोगों का 6 जुलाई को छुट्टी रहेगा, जिनका टेस्ट नहीं है छुट्टी रहेगा। इवनिंग वाला क्लास चलेगा मॉलिक्यूलर का, मॉर्निंग वाला छुट्टी रहेगा, मॉर्निंग का टाइमिंग में टेस्ट होगा। ठीक है, कल हम प्रोटीन पढ़ेंगे, अभी लिपिड को खत्म करेंगे, कल हम प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर 7 जुलाई से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। 7 जुलाई को मे बी क्लास ऑफ हो, शादी वैसे इवनिंग में, मैं शादी के लिए घर आया हूँ, अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल पाया, मैं काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो क्लास ले लूंगा, नहीं तो 7 जुलाई को कंप्लीटली ऑफ रहेगा। और फिर 8 जुलाई को आपका क्लास चलेगा और 9 जुलाई को क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि 9 जुलाई को मैं ट्रेन में होऊंगा पटना आने के लिए। तो और 9 जुलाई को मैं 1 बजे पटना पहुंच जाऊंगा, तो हो सकता है उस दिन क्लास लूं या भी ना लूं। आप यूं मान के चलिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे शेड्यूल, आपको मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। 6 जुलाई को लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6 जुलाई को मतलब प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हो गया 4 जुलाई, सॉरी 6 जुलाई को टेस्ट होगा, सॉरी 5 जुलाई को प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, और 6 जुलाई को टेस्ट होगा। ओके, 7 जुलाई नो क्लास। क्लास लेनी होगी तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, क्लास लेनी होगी तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 8 जुलाई को मे बी क्लास, और 9 जुलाई को भी मे बी क्लास। 10 जुलाई से कंटिन्यू, 10 जुलाई से कंफर्म कंटिन्यू रहेगा, कंफर्म 10 जुलाई को मैं पटना में होऊंगा, है ना? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, सभी लोग ले लीजिए। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं जोड़ देता हूँ। आज 4 जुलाई है ना, आज 4 जुलाई है ना, कल हो जाएगा 5 जुलाई। मॉलिक्यूलर स्टार्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट 5 जुलाई को। ठीक है,
6 जुलाई को मॉलिक्यूलर का एक लेक्चर होगा, 6 जुलाई को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर होगा, 7 जुलाई को नो क्लास मे बी क्लास लेते हैं, अगर होगा तो होगा। यहाँ से कन्फर्म लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर का अब ले लीजिए, अब ले लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए, यही है। इस शेड्यूल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। 5 जुलाई को आपको प्रोटीन चलेगा कल, 6 जुलाई को टेस्ट है, 7 और 8 को क्लास हो भी सकता है। 7 को तो कंफर्म नहीं होगा, 7 को तो कंफर्म नहीं होगा क्लास, 8 को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 9 को भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 9 को होगा तो इवनिंग में होगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं ट्रेन में रहूंगा, ठीक है। 10 जुलाई से कंटिन्यू हो जाएगा। सभी को शेड्यूल समझ में आ गया? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, आप कंफ्यूजन में जिएंगे। सिद्धार्थ यादव, आपको हाथ खड़ा करने नहीं आता है क्या सिंबल से? रिभा, निशा, ये लोग कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है, करना नहीं आता है ये लोग को, लगता है सर की नहीं दिक्कत रहा है। चलिए अब हम, ठीक है, अभी हम नई मीटिंग में मिलते हैं और पढ़ते हैं, अभी नई मीटिंग में मिलते हैं और पढ़ते हैं कंजुगेटेड लिपिड। चलिए।